नमस्कार फ्रेंड्स, मलिक मैथमेटिकल एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, फटाफट से लाइव आ जाइए, हमारे साथ जुड़ जाइए, फिर हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, लाइव आने के बाद वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। लाइक करने से आपकी प्रेजेंस का पता लगेगा और शेयर करने से जो आपका फ्रेंड सर्कल है वो इस वीडियो का बेनिफिट उठा पाएगा। तो आ जाइए फ्रेंड्स, फटाफट से लाइव, फिर हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूं उसके बारे में बात कर लेते हैं। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीएसआईआर नेट मैथमेटिक्स जून 2016 लीनियर अलजेब्रा पार्ट बी। मींस जून 2016 के अंदर सीएसआईआर नेट के अंदर पार्ट बी में लीनियर अलजेब्रा के जितने भी क्वेश्चंस आए थे आज हम उन सभी का डिस्कशन करेंगे भाई। स्टार्ट करने से पहले मैं मेरे बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं, फिर हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मेरा नाम अमित मलिक है, नेट एंड गेट क्वालिफाइड, 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है और यहाँ मैं आपकी हेल्प करता हूँ मैथमेटिक्स को सीखने में और कंसेप्ट बिल्डअप करने में। चलते हैं फ्रेंड्स अपने सेशन की साइड, अपने फर्स्ट क्वेश्चन की साइड। ये रहा भाई आज का फर्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास क्या दे रखा है भाई, गिवन है n क्रॉस n मैट्रिक्स B, डिफाइन e पावर ऑफ b बाई e पावर ऑफ b इक्वल टू समेशन j इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी b पावर ऑफ j डिवाइड बाई j फैक्टोरियल। Let P be the characteristic polynomial of B, then the matrix e power of PB is a identity null matrix, E into identity matrix, pi into identity matrix। मतलब हमारे पास क्या दे रखे है भाई, B कोई भी n क्रॉस n ऑर्डर की मैट्रिक्स दे दी, उसके बाद क्या कर दिया भाई, e पावर ऑफ B को डिफाइन कर दिया इस तरीके से। ये कुछ नहीं है एक्चुअल में। अगर देखें एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, सीरीज की फॉर्म में ई पावर ऑफ एक्स अगर मैं निकालूं तो वो मेरे पास क्या बनता है, 1 प्लस एक्स बाई 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वेयर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन, ये होता है। अब क्या आ गया, एक्स जब मेरे पास वेरिएबल है तब ऐसा होता है। अब एक्स की बजाय यहाँ क्या दे दिया, वेरिएबल हमारे पास एक मैट्रिक्स दे दी। एक्स हमारे पास यहाँ आर से बिलोंग करता है, मीन्स एक वेरिएबल है। अब क्या है, एक्स की बजाय क्या है, एक मैट्रिक्स है बी, और अगर एक्स की जगह मैट्रिक्स बी से रिप्लेस कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ई पावर ऑफ बी अगर मैं निकालूंगा। अच्छा, यहाँ 1 की जगह हमारे पास जस्ट क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी, क्योंकि हमारे पास क्या होगा, b की पावर 0 डिवाइड बाई 0 फैक्टोरियल, और हम जानते 0 फैक्टोरियल तो 1 हो जाएगा, और b की पावर 0, किसी मैट्रिक्स की पावर अगर हम 0 करते हैं तो हमारे पास वहां आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है जस्ट। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, मीन्स हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। जैसे हमारे पास यहाँ होता है कि अगर किसी भी नॉन जीरो, कोई भी नॉन जीरो ए है, अगर उसकी पावर मैं 0 करता हूं तो मेरे पास क्या बनकर आ जाता है, यहाँ क्या आ जाता है, 1 निकल कर आ जाता है। सेम उसी तरह, और ये 1 होता क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ आर, सॉरी, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी ऑफ आर। सेम उसी तरीके से हमारे पास क्या हो जाएगा, आई क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी हो जाएगा किसकी, मैट्रिक्स की। क्लियर है, तो ई आइडेंटिटी आ जाएगा 1 की जगह, बाकी हमारे पास एज इट इज बी डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल आ जाएगा, प्लस बी स्क्वेयर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल आ जाएगा, प्लस एंड सो ऑन। ई पावर ऑफ बी आ गया। नेक्स्ट क्या है भाई, हमने क्या निकालना है, ई पावर ऑफ ए पीबी। अगर पीबी के बारे में बात करें तो बी की जगह क्या कर दो, रिप्लेस कर दो, किससे भाई, पीबी से। आगे चलकर देखेंगे कि पीबी है क्या एक्चुअल में, पहले रिप्लेस कर लो तो मेरे पास क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी पी ऑफ बी डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल प्लस पी ऑफ बी का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन, ये दे रखा है भाई, हो गया। अब देखो P मेरे पास क्या दे रखा है, कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल ऑफ B दे रखा है। अगर P मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल है किसी भी मैट्रिक्स की, तो वो जो मैट्रिक्स है उस पोलिनोमियल को
एनिलेट करेगी। एनिलेट करने का क्या मतलब है कि अगर P के अंदर, उस पोलिनोमियल के अंदर अगर मैं उस B मैट्रिक्स को रखूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? नल। क्लियर है? P ऑफ B इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास? नल आएगा। मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाली जितनी भी मेरे पास बाद की टर्म्स हैं वो सारी की सारी नल हो जाएंगी, और ई पावर ऑफ पी भी फिर मेरे पास किसके बराबर आ जाएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर। जस्ट इसके अंदर एक छोटा सा रिजल्ट यूज होना था, और रिजल्ट क्या था कि अगर हमारे पास कोई भी कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल होती है और उसके अंदर अगर हम मैट्रिक्स को रखें, उस पोलिनोमियल के अंदर अगर मैट्रिक्स को रखें तो वो हमारे पास जीरो बन जाता है। सिर्फ ये छोटा सा एक रिजल्ट था, इसका यूज होते ही हमारे पास क्या हो गया भाई? इसकी वैल्यूज निकल कर आ गई, जो कि क्या है? आइडेंटिटी के बराबर है। मीन्स मेरे पास जो फर्स्ट ऑप्शन है वो तो करेक्ट है, और बाकी सारे ऑप्शन इसके क्या है भाई? इनकरेक्ट है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। ए मेरे पास क्या दे रखा है भाई? ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। ए हमारे पास कोई भी n क्रॉस n ऑर्डर की रियल सिमेट्रिक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स दे रखी है। सपोज x हमारे पास कोई भी rn का वेक्टर है, सच दैट, या एलिमेंट बोल सकते हैं, x ट्रांसपोज ax लेस देन मेरे पास जीरो दे रखे है। देन हमसे कुछ ऑप्शंस देकर पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ट्रू होगा, या वी कैन कंक्लूड दैट, इनमें से हम किसको कंक्लूड कर सकते हैं कौन सा सच्चा है। वैसे तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को, बट अगर आपको किसके बारे में, क्वाड्रेटिक फॉर्म के बारे में अगर पता है, क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स के बारे में अगर थोड़ा सा भी पता है तो आप इसको इजीली कर सकते हो भाई। क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? अगर मेरे पास QX क्या है भाई? X ट्रांसपोज AX करके है, साथ की साथ दूसरा क्या है? A अगर मेरे पास क्या आ जाती है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो जो QX है, ये वाला जो QX है, वो हमारे पास क्या होता है भाई? क्वाड्रेटिक फॉर्म हो जाता है किसका भाई? मैट्रिक्स A का। क्लियर है? यहां हमें क्लियरली दे रखा है भाई, A मेरे पास रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे रखी है भाई। ठीक है? इसका उसके बाद हमारे पास X ट्रांसपोज AX भी इसने बना दिया भाई। क्लियर है? इसका मतलब ये QX के बराबर हो गया। क्लियर है? इसका मतलब है एक्चुअल में यहां हमारे पास ए मैट्रिक्स की अगर एक्स ट्रांसपोज ए एक्स की तरीके से देखें तो वो एक्चुअल में क्या है? क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स ए है। मैट्रिक्स ए की क्वाड्रेटिक फॉर्म है और कुछ नहीं है। अब बात करते हैं भाई, उसने किसके बारे में पूछा है? पॉजिटिव डेफिनेट के बारे में पूछा है, डिटरमिनेंट के बारे में पूछा है, या ए इनवर्स पर बात कर रहा है भाई? अब सुनो, सबसे पहले जो बेसिक डेफिनेशन होती है उस पर काम करते हैं भाई। अगर मैं पॉजिटिव डेफिनेट की बेसिक डेफिनेशन आप लोगों को बताऊं, पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स है, उसकी अगर बेसिक डेफिनेशन क्या होती है? सुनो, हमारे पास फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू Rn के लिए जो एक्स ट्रांसपोज AX है वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो होगा जब एक्स मेरे पास नॉन जीरो होगा। जीरो के लिए तो ये जीरो हो जाएगा भाई, जीरो के लिए तो हमारे पास क्या होगा? ये जीरो हो जाएगा। बट नॉन जीरो के लिए ऑलवेज मेरे पास एक्स ट्रांसपोज AX क्या रहे? ग्रेटर देन, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो रहे। तो अगर ऐसा इस चीज को वो फॉलो कर रहा है, एक्स ट्रांसपोज AX या QX मेरे पास इस चीज को फॉलो कर रहा है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू Rn के लिए, तो वो मैट्रिक्स मेरे पास ए जो मैट्रिक्स है वो कैसी हो जाती है भाई? ये जो ए मैट्रिक्स है वो पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स बन जाती है भाई। क्लियर है? नेगेटिव के अंदर क्या आता है भाई? नेगेटिव डेफिनेट मैट्रिक्स
उसके अंदर होता है भाई फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर एन के लिए मेरे पास क्या हो भाई, एक्स ट्रांसपोज ए एक्स लेस देन जीरो आ जाए जब एक्स मेरे पास नॉट इक्वल टू जीरो। हर नॉन जीरो आर एन के हर नॉन जीरो वेक्टर के लिए मेरे पास एक्स ट्रांसपोज ए एक्स की जो वैल्यू है वो स्ट्रिक्टली लेस देन जीरो होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए भाई, वो स्ट्रिक्टली लेस देन जीरो होनी चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट, अच्छा सेमी के लिए आप कर लेना भाई। सेमी के लिए सेमी की डेफिनेशन मैं नहीं बता रहा, एक इनडेफिनेट की और बता देता हूं भाई। इनडेफिनेट मैट्रिक्स कैसी बनती है? इनडेफिनेट मैट्रिक्स के अंदर देयर एग्जिस्ट एक एक्स बिलोंग्स टू आर एन ऐसा होना चाहिए जहां हमारे पास एक्स ट्रांसपोज ए एक्स क्या हो भाई, ग्रेटर देन जीरो, जब एक्स नॉट इक्वल टू जीरो हो। और एंड एक एक्स मेरे पास आर एन से ऐसा हो, या वाई बोल देते हैं इसको, एक वाई हमारे पास आर एन से ऐसा हो जहां वाई ट्रांसपोज ए वाई मेरे पास लेस देन जीरो हो, जहां मेरे पास वाई क्या हो भाई, नॉन जीरो। कि एक तो मेरे पास आर एन का वेक्टर ऐसा मिल जाए जिसमें एक्स ट्रांसपोज ए एक्स मेरे पास ग्रेटर देन जीरो, और एक वेक्टर ऐसा मिल जाए जिसके अंदर वो हमारे पास क्या, उसकी वैल्यू क्या है भाई, लेस देन जीरो आई। अगर ऐसा होता है तो मेरे पास वो जो मैट्रिक्स है वो इनडेफिनेट मैट्रिक्स बन जाती है। अब इनकी जो आइगन वैल्यूज है उन पर बात कर लेते हैं भाई। अगर पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स है तो सारी की सारी आइगन वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव है तो हमारे पास सारी की सारी आइगन वैल्यूज नेगेटिव, इनडेफिनेट है तो कुछ आइगन वैल्यूज पॉजिटिव कुछ आइगन वैल्यूज नेगेटिव। क्लियर है? कोई डाउट इसके अंदर? अब आते हैं भाई अपने ऑप्शंस पर। इसने क्या बोल दिया भाई, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो। देयर एग्जिस्ट x belongs to Rn such that x transpose ax less than जीरो। मतलब वहां एक वेक्टर ऐसा मिल रहा है Rn का कि हमारे पास क्या है, x ट्रांसपोज ax की जो वैल्यू है वो लेस देन जीरो है। मतलब एक्चुअल में ये बोल रहा है कि हमारे पास ए मैट्रिक्स की कम से कम एक आइगन वैल्यू नेगेटिव है, कम से कम एक आइगन वैल्यू नेगेटिव है। यहां से हमें ये पता लग रहा है। अब एक आइगन, सिर्फ एक आइगन वैल्यू के बारे में हमें पता लगा है, ठीक है। अब पहले ऑप्शन पर आइए। ये बोल रहा है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए मेरे पास लेस देन जीरो हो जाएगा। सिर्फ एक आइगन वैल्यू के बारे में पता है कि वो नेगेटिव है। अगर एक से ज्यादा नेगेटिव होगी, मतलब कहीं ना कहीं अगर दो नेगेटिव हो गई, तो क्या मेरा ये जो डिटरमिनेंट ऑफ ए है वो लेस देन जीरो है, वो मेरा ऑप्शन गलत नहीं हो जाएगा? क्योंकि दो नेगेटिव हो गई तो माइनस माइनस से आइगन वैल्यूज का जो भी सॉरी आइगन वैल्यूज का जो प्रोडक्ट है वही तो डिटरमिनेंट के बराबर होता है, और माइनस माइनस की प्रोडक्ट फिर मेरे पास क्या आ जाएगी, प्लस नहीं आ जाएगी। आप चाहो तो काउंटर एग्जांपल देख सकते हो। ये लो भाई काउंटर एग्जांपल, माइनस वन जीरो जीरो माइनस वन, ये वाली मैट्रिक्स ले लो भाई। ए को नॉन सिंगुलर है, सिमेट्रिक है, ठीक है। और अगर एक एक्स बिलोंग्स टू आर एन करूंगा तो मेरे पास एक्स ट्रांसपोज ए एक्स लेस देन जीरो आएगा। आप करके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स को ले लेना आप, एक्स वन और कोमा एक्स टू, ये वाला वेक्टर आर्बिट्रेरी उठा लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से अगर एक्स ट्रांसपोज ए एक्स अगर मैं करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहां से माइनस ऑफ एक्स वन स्क्वेयर माइनस ऑफ एक्स टू स्क्वेयर। अब एक्स मेरे पास क्या है, नॉन जीरो है। कोई भी नॉन जीरो लेंगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी, लेस देन, स्ट्रिक्टली लेस देन जीरो होगी, ठीक है। बट इस मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट है वो किसके बराबर आ रहा है भाई, वन के बराबर आ रहा है, पॉजिटिव है हमारे पास। क्लियर है? कोई दिक्कत? इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन मेरे पास क्या गलत है। अब मैं देखो बी मेरे पास माइनस ऑफ ए इज पॉजिटिव डेफिनेट। अगर ये बोल रहा है कि पॉजिटिव डेफिनेट हो जाएगा माइनस ए अगर करेंगे, हमें तो सिर्फ एक आइगन वैल्यू के बारे में पता है, वो हमारे पास कैसी है भाई, नेगेटिव है। सारी आइगन वैल्यूज के बारे में थोड़ी पता है।
उसके लिए ये रहा काउंटर एग्जाम्पल -1 0 0 1। अगर इस मैट्रिक्स को ले लेंगे भाई, इस कंडीशन को फुलफिल करता है और -1 करेंगे, वो हमारे पास पॉजिटिव डेफिनेट नहीं बनेगा, क्योंकि पॉजिटिव डेफिनेट के अंदर क्या होता है, सारी की सारी आइगन वैल्यूज पॉजिटिव, और इसके अंदर सारी की सारी आइगन वैल्यूज पॉजिटिव नहीं होंगी। तो सेकंड ऑप्शन मेरे पास क्या हो गया, गलत। फोर्थ ऑप्शन पर आइए, फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू आर एन के लिए कह रहा है। एक चीज ध्यान से सुनो, क्या है भाई, अगर मेरे पास ऐसा होता है, ए अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, क्लियर है, और ए की आइगन वैल्यूज एक्स है, या पी मान लेते हैं, पी अगर कोई भी आइगन वैल्यूज है ए की, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका मतलब पी नॉन जीरो होगी। तो अगर मैं ए इनवर्स की आइगन वैल्यूज के बारे में बात करूं, तो उनमें से एक पक्का 1/p जरूर होगी। मीन्स मेरे पास ए की आइगन वैल्यूज ए इनवर्स की आइगन वैल्यूज का रेसिप्रोकल होता है। क्लियर है, क्या होता है, रेसिप्रोकल। या ये बोल सकते हैं कि अगर P है ए की आइगन वैल्यूज, तो 1/p मेरे पास किसकी आइगन वैल्यूज होगी, ए इनवर्स की, अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो। इसका मतलब है यहां मेरे पास P और 1/p के अंदर साइन तो चेंज नहीं होता, नहीं होता। तो अब सुनो भी ये चीज, यहां क्या बोल रहा है, फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू आर एन के लिए मेरे पास वाई ट्रांसपोज ए इनवर्स वाई लेस देन जीरो, बट हमें क्या मिला है, देयर एग्जिस्ट। सिर्फ एक ही के बारे में हमें पता है कि हमारे पास एक्स ट्रांसपोज ए एक्स लेस देन जीरो, तो हमें सिर्फ एक के बारे में बता सकते हैं, ना कि फॉर ऑल के बारे में। दैट्स वाई फोर्थ ऑप्शन मेरे पास क्या हो गया, रोंग। दैट्स वाई सिर्फ हम किसके बारे में, एक के बारे में बता सकते हैं, किसके भी यहाँ पर, इसके भी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ हमारे पास किसके बारे में बता रखा है भाई, सिर्फ एक वेक्टर के बारे में बता रखा है आर एन के। दैट्स वाई हमें ए इनवर्स के लिए सिर्फ और सिर्फ एक वेक्टर के बारे में बता सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया ना कि एक और ए इनवर्स में जो मेरे पास आइगन वैल्यूज होती हैं वो उनका रेसिप्रोकल होता है जस्ट। और रेसिप्रोकल के अंदर हमारे पास क्या होता है भाई, साइन चेंज नहीं होता। पी है तो 1/p हो जाएगा, बट उसका साइन चेंज नहीं होगा। यहां अगर -p होता तो यहाँ क्या हो जाता, -1/p हो जाता। क्लियर है। और सिर्फ हम क्या बता रहे हैं भाई, सिर्फ एक के बारे में बता सकते हैं कि वहां हमारे पास कम से कम एक आइगन वैल्यू कैसी होगी भाई, नेगेटिव होगी। इसका मतलब सिर्फ एक के बारे में बता सकते हैं, फॉर ऑल के बारे में नहीं बता सकते। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा और फोर्थ ऑप्शन मेरे पास रॉन्ग हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है भाई, वो थर्ड ऑप्शन है। अगर आपको क्वाड्रेटिक फॉर्म के बारे में या बाइलिनियर फॉर्म के बारे में थोड़ा सा भी पता है, तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो भाई। अगर इसमें डाउट है, कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे भाई। ये हमारे पास पहले वाला जो क्वेश्चन था भाई, वो तो था क्वाड्रेटिक फॉर्म पर, और ये है भाई हमारे पास बाइलिनियर फॉर्म पर। बाइलिनियर फॉर्म, ये हमारे पास मैट्रिक्स, उसके अंदर मैट्रिक्स दे नहीं रखी थी, इसके अंदर पर्टिकुलर मैट्रिक्स दे दी भाई। उसके बाद क्या कर दिया भाई, एक फंक्शन बना दिया आर स्क्वेयर क्रॉस आर स्क्वेयर से आर पर, और फिर हमसे यहां एक फंक्शन डिफाइन कर लिया इस तरीके से, एफ ऑफ ए वी कोमा डब्ल्यू मेरे पास किसके बराबर होगा भाई, डब्ल्यू ट्रांसपोज ए वी के बराबर। तब मेरे से कुछ क्वेश्चंस के बारे में कुछ ऑप्शंस देकर पूछ रहा है कि उनमें से कौन सा करेक्ट होगा। क्लियर है। पहले तो एक काम कर लेते हैं भाई, एफ वी डब्ल्यू की वैल्यू निकाल देते हैं, सबसे पहले काम ये करते हैं, उसके बाद आगे फर्दर मूव करेंगे भाई। अगर मैं देखूं भाई, v को अगर मैं मान लेता हूं v1 v2, क्यों, क्योंकि r जो v है वो भी r स्क्वेयर से आ रहा है भाई, और जो w है वो भी r स्क्वेयर का मेंबर है। इसका मतलब मेरे पास वो क्या होगा भाई, v1 v2 होगा, और दूसरा w के बारे में अगर बात करें तो वो क्या हो जाएगा, w1 w2। क्लियर है।
अब क्या करते हैं भाई, एफ ऑफ वी कोमा डब्ल्यू मेरे पास किसके बराबर है, डब्ल्यू ट्रांसपोज, डब्ल्यू का ट्रांसपोज करो भाई। अच्छा एक सेकंड, एक काम कर लो भाई, इनको इस तरीके से आर स्क्वायर को इस तरीके से राइट कर लो, V1 V2, ताकि हमें ये वाला जो फंक्शन है उसको डिफाइन करने में आसानी हो। विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी कोई दिक्कत नहीं है उसमें, उसमें कोई समस्या की बात नहीं है, यहाँ W1 आ जाएगा, यहाँ W2 आ जाएगा, ठीक है। इसका ट्रांसपोज करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा W1 W2। मैट्रिक्स लेकर आओ, क्या है भाई, 1 0 0 -1, या राइट करो भाई V को, V क्या आएगा, V1 V2। क्लियर है, कोई दिक्कत? ये इसलिए किया भाई ताकि हमारी जो प्रोडक्ट है वो कंपेटिबल हो उसके, जो प्रोडक्ट है वो कंपेटिबल हो उसके। अगर हम जैसे पहले राइट लेकर चल रहे थे V1 V2, इस तरीके से लेकर चलेंगे तो W का ट्रांसपोज मेरे पास क्या आ जाएगा, फिर इस तरीके से आ जाएगा, एक कॉलम वेक्टर आ जाएगा। और फिर वो इन दोनों की जो प्रोडक्ट है वो कंपेटिबल नहीं हो पाएगी। कंपेटिबल होने के लिए हमने इस तरीके से इसको क्या किया भाई, V और W को इस तरीके से किसके अंदर लिया है, कॉलम वेक्टर के लिए, कॉलम वेक्टर के अंदर लिया है। क्लियर है, चलते हैं भाई आगे, निकालना देखना भाई, यहां से क्या आ जाएगा, W1 V1 माइनस क्या आ जाएगा, W2 V2। ये वैल्यू मेरे पास निकल कर आ जाएगी, ठीक है भाई। इतना काम हो गया। फर्स्ट ऑप्शन पर आइए भाई, फर्स्ट ऑप्शन के अंदर क्या कह रहा है भाई, कि देयर एग्जिस्ट एन आइगन वेक्टर V ऑफ A सच दैट AV इज परपेंडिकुलर टू V। क्या मेरे पास ऐसा कोई वेक्टर V मिल सकता है जो कि आइगन वेक्टर हो A का, क्या हो भाई, आइगन वेक्टर हो A का, और वो हमारे पास क्या हो भाई, A इंटू V का परपेंडिकुलर हो जाए। अगर हमें किसी भी किन्हीं दो वेक्टर्स को परपेंडिकुलर शो करना है तो इसका मतलब क्या होगा भाई, कि वहां उनकी जो इनर प्रोडक्ट है वो मेरे पास 0 के बराबर आ जानी चाहिए। किसके बराबर आ जानी चाहिए भाई, जैसे यहाँ ए वी कोमा वी, इसका इनर प्रोडक्ट V ट्रांसपोज ए वी, वो मेरे पास किसके बराबर आ जाए भाई, 0 के बराबर आ जानी चाहिए। अगर ऐसा है तो हमारे पास क्या हो सकता है भाई, ये जो आइगन वेक्टर है वो मेरे पास कैसा हो सकता है, परपेंडिकुलर हो सकता है। पहले तो आइगन वेक्टर देख लेते हैं भाई, कोई भी आइगन वेक्टर निकाल लो भाई इसके। अगर आइगन वेक्टर के बारे में बात करें तो वो कैसे निकलता है, A माइनस एक्स आई, सॉरी लेमडा आई, लेमडा आई इंटू में एक्स इक्वल टू 0 करके निकलता है। यहां से हम x के जो जो एलिमेंट्स हैं उन सब की क्या निकालते हैं भाई, वैल्यूज निकालते हैं। अच्छा आइगन वैल्यू देखो भाई, हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स दे रखी है, तो आइगन वैल्यूज जो डायगोनल एंट्रीज है वो है, एक 1 हो जाएगी, एक -1 हो जाएगी। उनके कोरस्पोंडिंग आइगन वेक्टर निकाल लो भाई। अगर ए के कोरस्पोंड 1 के कोरस्पोंडिंग में निकालूं तो मेरे पास जो आइगन वेक्टर आएगा वो इस तरीके से आ जाएगा भाई, एक्स को राइट कर लो, x1 x2 इक्वल टू 0 0। तो यहां मेरे पास क्या आ गया भाई, x2 इक्वल टू 0 आ गया, और x1 मेरे पास क्या आ गया, आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी की जगह मैं कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट रख सकता हूं, मैं ले लेता हूं भाई, एक वेक्टर ले लेता हूं यहाँ 1 0। अगर दूसरे आइगन वेक्टर के बारे में बात करूं तो मैं क्या करूंगा भाई, यहां आ जाएगा भाई, -1 के कोरस्पोंडिंग निकालेंगे तो 2 0 0 0, ये वाला A माइनस लेमडाई इंटू में x1 x2 इक्वल टू 0 0। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा x1 इक्वल टू 0 और x2 हमारे पास क्या आ जाएगा, आर्बिट्रेरी। तो अब क्या करेंगे, दूसरा वेक्टर ले, आइगन वेक्टर ले लो भाई, एक 0 1, ठीक है।
तो ये दो आइगन वेक्टर आ गए। अब इनके कोरस्पॉन्डिंग देख लो भाई, इनके कोरस्पॉन्डिंग देख लो भाई। क्या देखना है, क्या हमारे पास जो इनर प्रोडक्ट है वो 0 के बराबर आ रहा है? अगर ऐसा है तो हमारा भाई जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट आ जाएगा। अगर 0 के बराबर नहीं आ रहा तो हमारा ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा भाई। ये दो हमारे पास क्या आया है, आइगन वेक्टर क्या, सॉरी इनर प्रोडक्ट क्या है, वी ट्रांसपोज ए वी। वी ट्रांसपोज पहले 1,0 के कोरस्पॉन्डिंग करता हूं भाई, 1,0 मैट्रिक्स ले लो भाई, ये वाली जो गिवन है 1,0। चेक करो इसकी जो प्रोडक्ट है वो क्या हमारे पास वो 0 के बराबर आ रही है? नहीं आएगी भाई, क्योंकि इसकी जो वैल्यूज है आप निकाल कर देख लो, 1,0 और यहां से 0 0, तो ये आ जाएगा मेरे पास किसके बराबर आ जाएगा भाई, और 1, ये 1 के बराबर वैल्यू आएगी। वहीं अगर -0 1 के कोरस्पॉन्डिंग करें, 0 1, इसकी वैल्यूज अगर निकालते हैं इस आइगन वेक्टर के कोरस्पॉन्डिंग, तो मेरे पास जो वैल्यू निकल कर आएगी -1, वो भी क्या आएगी, नॉन जीरो निकल कर आएगी। इसका मतलब कोई भी जो आइगन वेक्टर है वो हमारे पास किसके बराबर नहीं हो सकता भाई, वो उनका जो इनर प्रोडक्ट है ए बी के साथ है वो मेरे पास 0 नहीं आया। 0 नहीं आया तो इसका मतलब क्या हो गया कि कोई भी आइगन वेक्टर वी का मेरे पास परपेंडिकुलर नहीं है किसके, ए ऑफ ए वी के। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन मेरे पास क्या हो गया भाई, गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं भाई। और नेक्स्ट के अंदर हम बात करते हैं भाई क्या, कि द सेट, ये वाला जो सेट है इस सेट के अंदर एक्चुअल में है क्या, वो v बिलोंग्स टू आर स्क्वेयर है, वो वेक्टर है आर स्क्वेयर के। कि अगर मैं f के अंदर क्या पुट कर दूं भाई, v, अगर पुट करता हूं तो मेरे पास क्या आ जाए, 0 आ जाए। इज ए नॉन जीरो सब स्पेस ऑफ आर स्क्वेयर। तो ये हमारे पास क्या होगा, नॉन जीरो सब स्पेस ऑफ ए आर स्क्वेयर होगा भाई। अगर इसके बारे में बात कर रहे हैं कि ये हमारे पास क्या होगा, नॉन जीरो सब स्पेस होगा। एक्चुअल में हम काम क्या कर रहे हैं, ये देखो हमारे पास इस सेट के अंदर एक्चुअल में है क्या, वो v बिलोंग्स टू आर स्क्वेयर है। जहां मेरे पास जो f है वो v, अगर पुट करता हूं तो वो मेरे पास 0 के बराबर आ जाए, और वो हमारे पास क्या बनेगा, नॉन जीरो सब स्पेस ऑफ आर स्क्वेयर। अब एक बात ध्यान से देखो, यहां क्या कर दिया भाई, एफ ऑफ वी कोमा डब्ल्यू मेरे पास इसके बराबर था। अगर v कोमा वी करेंगे तो मेरे पास किसके बराबर हो जाएगा भाई, यहां v1 स्क्वेयर माइनस v2 स्क्वेयर के बराबर हो जाएगा। क्लियर है? अब कोई भी v अगर आर स्क्वेयर का एलिमेंट है सच दैट एफ ऑफ वी कोमा वी क्या आ जाए, 0 आ जाए, और मेरे पास क्या बन रहा है भाई, v1 स्क्वेयर माइनस v2 स्क्वेयर बन रहा है एफ ऑफ ए वी कोमा वी। पहली बात तो भाई, अगर कोई भी दो वेक्टर लेता हूं मैं, मान लेता हूं 1,0, ठीक है, और 0,1, अगर ये सब स्पेस बनेगा आर स्क्वेयर का, तो क्या होगा भाई, हमारे पास क्लोजर होगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और स्केलर मल्टीप्लीकेशन होल्ड होगा। अगर ये दो वेक्टर ले लिए, चेक करना, अच्छा 1 की जगह आप 2 कर लो, एक सेकंड, 2 कर लेंगे। चेक करना भाई, ये दो वेक्टर मेरे पास आर स्क्वेयर के वेक्टर हैं, क्लियर है, सच दैट एफ ऑफ वी कोमा वी मेरे पास किसके बराबर है, 0 के बराबर। एक सेकंड, एक सेकंड, 0 के बराबर है, तो एक को तो ये ले लो भाई 1 - 1, देखना एफ ऑफ वी कोमा वी मेरे पास क्या 0 के बराबर है, यस है। दूसरे को क्या ले लो,
-2 और 2 ले लो, ये वेक्टर ले लिए भाई। एफ ऑफ 1 कोमा -1 मेरे पास इस सेट के अंदर जाएगा, जाएगा जी। -2 कोमा 2 मेरे पास इसके अंदर जाएगा, इस सेट के अंदर जाएगा जी, क्योंकि दोनों के अंदर क्या है, एफ ऑफ वी कोमा वी मेरे पास किसके बराबर आ रहा है, 0 के बराबर। इसका मतलब ये दोनों जाएंगे, इनका सम कर दो। सम करोगे तो यहां आ जाएगा 1 और यहां क्या आ जाएगा भाई, 1 और -1। एक सेकेंड, ये भी जाएगा भाई उसके अंदर। कोई ऐसा काउंटर एग्जांपल चाहिए ना जो इसके अंदर ऐसा ना करता हो और ये हमारे पास क्या देकर जाता हो, 0 देकर जाता हो, एडिशन में हमारे पास 0 ना आती हो, ऐसा चाहिए हमें। तो कोई और देख लो भाई, अगर ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो। अगर इसको मैं ऐसा कर दूं तो तब भी हो जाएगा, डिफरेंट किया था तब भी हो गया और अब भी हो रहा है। अच्छा, एडिशन को एक बार छोड़ दो, स्केलर मल्टीप्लीकेशन देखना भाई। अगर मेरे पास ये 2 कोमा -2 है, स्केलर मल्टीप्लीकेशन भी हो रहा है। अच्छा चलो छोड़ो, इस तरीके से नहीं जाते, दूसरे वे से काम करते हैं इसके अंदर। अगर मेरे पास कोई भी वेक्टर अगर हम एफ के अंदर पुट करते हैं और वो हमारे पास अगर नल वैल्यू देकर जाता है, तो इसका मतलब क्या है कि वो मेरे पास जो वेक्टर है वो नल स्पेस के अंदर चला जाएगा। किसके अंदर, नल स्पेस के अंदर। अब ये हमारे पास क्या बन गई है भाई, क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई है। बाइलिनियर पहले थी जब v और w अलग अलग थे, अब सेम है तो हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म है। अब क्वाड्रेटिक फॉर्म के अंदर नल स्पेस किस पर डिपेंड करता है भाई, जो हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है उस पर, उसका जो नल स्पेस होगा सेम हमारे पास नल स्पेस होगा भाई, किसका, एफ का या क्वाड्रेटिक फॉर्म का। और यहां हमें क्लियरली दिख रहा है भाई कि ए हमारे पास कैसी मैट्रिक्स है भाई, नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर है तो उसका जो भी हमारे पास क्या है भाई, नॉन सिंगुलर है। इसका मतलब मेरे पास इसके जो नल स्पेस आएगा ए का, वो सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, 0 स्पेस। इसका मतलब कोई भी नॉन जीरो वेक्टर है मेरे पास इसके अंदर नहीं जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। तो ये वाला मेरे पास जो सेट है वो नॉन जीरो सब स्पेस नहीं बन पाएगा आर स्क्वेयर का। इस वे से चले जाओ भाई, अगर उस तरीके से काउंट, वैसे काउंटर एग्जांपल ढूंढोगे तो काउंटर एग्जांपल भी आप लोगों को मिल जाएगा ऐसा ही। ठीक है, क्लियर है। तो इसका मतलब मेरे पास जो सेकंड ऑप्शन है वो भी क्या हो जाएगा, इनकोरेक्ट हो जाएगा। आप चाहो तो इस तरीके से जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट ऑप्शन पर और बात करते हैं भाई। नेक्स्ट क्या दे रखा है भाई कि वो v कोमा w बिलोंग्स टू आर स्क्वेयर आर नॉन जीरो वेक्टर सच दैट एफ ऑफ ए v कोमा v मेरे पास 0 होना चाहिए, एफ ऑफ w कोमा w मेरे पास क्या होना चाहिए, 0। देन v इज ए स्केलर मल्टीपल ऑफ w। क्या हमारे पास v स्केलर मल्टीपल होगा w का, अगर हमारे पास ये दो, ये कंडीशन v और w सेटिस्फाई कर रहे हैं। अगर मेरे पास क्या है, एफ वी कोमा वी भी 0 हो जाए और एफ ऑफ ए डब्ल्यू कोमा डब्ल्यू भी 0 हो जाए, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि जो v है वो मेरे पास क्या आएगा भाई, स्केलर मल्टीपल आएगा, स्केलर मल्टीपल ऑफ ए डब्ल्यू। क्या ऐसा हम बोल सकते हैं, मीन्स क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि अगर v इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाए, ए इंटू में डब्ल्यू, इस तरीके से हम राइट कर सकते हैं क्या, देखते हैं। एक वेक्टर लो भाई,
1,0 सॉरी 1,1 एक दूसरा वेक्टर ले लो भाई 2,-2 ये ले लो जो अभी लिया था चेक करो। अच्छा ये इस वाले में भी आ जाएगा भाई जो इसका हम काउंटर एग्जांपल फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे थे उसके अंदर भी देखना क्या आएगा। यहां तो आ जाएगा 3 एडिशन करना भाई ये तो आ जाएगा 3 और यहां आ जाएगा -1 और ये वाला वेक्टर फिर किसके अंदर नहीं जाएगा एफ ऑफ ए वी कोमा वी के अंदर नहीं जाएगा। ये आ गया काउंटर एग्जांपल भाई उसका भी उसके अंदर भी यूज कर सकते हैं इसको। सेकंड ऑप्शन के लिए भी ये वाला जो काउंटर एग्जांपल है ये दो वेक्टर लेकर चलेंगे आर स्क्वायर के तो हमारे पास है उनका जो एडिशन है वो इस सेट के अंदर नहीं जा पाएगा इस सेट के अंदर नहीं जा पाएगा तो हमारे पास सब स्पेस आर स्क्वायर का नहीं बन पाएगा। इसको काउंटर एग्जांपल की तरह हम ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है क्लियर है। अब आते हैं थर्ड ऑप्शन पर दोबारा से क्या v हमारे पास स्केलर मल्टीपल है w का। पहली बात तो f ऑफ v कोमा v भी मेरे पास किसके बराबर बन रहा है 0 के बराबर। f ऑफ w कोमा w भी मेरे पास किसके बराबर बन रहा है क्योंकि f ऑफ v कोमा v मेरे पास इसके बराबर है और f ऑफ w कोमा w मेरे पास किसके बराबर हो जाएगा w1 का स्क्वायर माइनस w2 का स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। क्लियर है। और दोनों मेरे पास ये जो वेक्टर हैं इस कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं बट ये दोनों आपस में स्केलर मल्टीपल नहीं है क्योंकि अगर ऊपर वाले को मैं स्केलर मल्टीप्लाई करने जाऊंगा 2 से तो नीचे वाला मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ 2 और रहेगा -2 नहीं हो पाएगा। सेम उल्टा रिवर्स होगा भाई नीचे वाले को -2 से मल्टीप्लाई करके स्केलर मल्टीपल के रूप में दिखाएंगे तो ऊपर वाला सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा। दैट्स वाई 1,1 मेरे पास स्केलर मल्टीपल नहीं हो पाएगा किसका 2,2 -2 का। दैट्स वाई ये कंडीशन तो फुलफिल थी बट वो v मेरे पास स्केलर मल्टीपल नहीं बना w का। इसका मतलब थर्ड ऑप्शन हमारे पास क्या हो गया रॉन्ग। अब अगर मैं एग्जाम में बैठा हूं हमारे पास क्या हो गए भाई 3 ऑप्शन रॉन्ग हो गए तो मैं फोर्थ ऑप्शन को टिक करके आगे निकल जाऊंगा मैं सोचूंगा भी नहीं उसके बारे में। लेकिन अगर यहां हमें प्रूव करना है हर किसी v के लिए मेरे पास एक w नॉन जीरो w एग्जिस्ट करे कि f ऑफ v कोमा w इक्वल टू क्या रहे भाई 0। तो देखो कैसे देखते हैं क्या आता है। देखो v कोमा w मेरे पास w1 v1 माइनस w2 v2 के बराबर है। ठीक है हमें निकाल कर लेकर आना है हर v के लिए v1 और v2 हमारे पास आर्बिट्रेरी है। एक नॉन जीरो क्या निकाल कर लेकर आना है w। जब मेरे पास क्या हो भाई f ऑफ v कोमा w इक्वल टू 0। अगर मैं w1 v1 माइनस w2 v2 को क्या लूं भाई 0 लेकर चलता हूं और v के लिए यहां से v1 की वैल्यू निकाल लेता हूं या सेम तरीके से v2 की वैल्यू निकाल लेंगे जैसे w1 v1 इक्वल टू w2 v2। अच्छा विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी पहले मैं ले लेता हूं w1 इज नॉट इक्वल टू 0 क्योंकि w मेरे पास क्या है नॉन जीरो आर स्क्वायर का नॉन जीरो मेंबर है। अब देखो नेक्स्ट यहां से अगर v1 की वैल्यू निकालूं तो मेरे पास क्या आ गया w2 v2 डिवाइड बाई w1 के बराबर आ गया। सेम तरीके से हम v2 की वैल्यू निकाल सकते हैं इजिली उसके अंदर विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी हम क्या ले सकते हैं भाई w अगर मेरे पास नॉन जीरो तो हम w2 को नॉन जीरो मान सकते हैं भाई मान कर चल सकते हैं कोई इश्यू नहीं है। और सेम वे से हमारे पास क्या निकल आएगा v2 निकल आएगा। इसका मतलब मेरे पास क्या हो गया v1 और v2 को हम क्या कर सकते हैं भाई इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। और
ये कब पॉसिबल हुआ? जब मेरे पास जो W है वो नॉन जीरो हुआ। फिर भी हमारे पास क्या हो गया भाई, एफ ऑफ वी कोमा डब्ल्यू इक्वल टू जीरो। ये वाली वैल्यू अगर जीरो है तब हम इजिली V1 और V2 को W1 और W2 की फॉर्म में निकाल सकते हैं, जहां मेरे पास जो W1 और W2 है वो क्या होंगे, उन दोनों में से कोई ना कोई एक नॉन जीरो होना चाहिए, तब हम ऐसा पॉसिबल है। पॉसिबल है तो मेरे पास क्या हो गया, फोर्थ ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया भाई। क्लियर है? अगर इसमें डाउट है, कंफ्यूजन है, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे भाई। ये रहा भाई, ए हमारे पास कोई भी n क्रॉस m ऑर्डर की मैट्रिक्स दे रखी है, बी कोई भी हमारे पास n क्रॉस 1 ऑर्डर का वेक्टर दे रखा है। Suppose the equation Ax equal to Bx belongs to Rm admits a unique solution, then we can conclude that। सबसे पहले एक चीज ध्यान से नोट करो भाई, मैट्रिक्स का जो ऑर्डर दे रखा है वो, क्योंकि कुछ बच्चे इसी में कंफ्यूज हो गए थे। नॉर्मली हम m क्रॉस n लेकर चलते हैं, यहाँ क्या दे रखा है भाई, n क्रॉस m। कुछ बच्चों ने यहाँ भी यही मिस्टेक कर दी थी इसके अंदर, कुछ बच्चों ने यही मिस्टेक कर दी थी इसके अंदर, ध्यान से देख लो। आगे बढ़ते हैं अब। नॉन होमोजीनियस सिस्टम बना दिया उसने ए एक्स इक्वल टू बी करके, उसके पास क्या है भाई, यूनिक सॉल्यूशन है। तब मेरे से पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। यूनिक सॉल्यूशन कब पॉसिबल है उस पर बात कर लेते हैं। अगर मेरे पास नंबर ऑफ इक्वेशन, या ये बोल दें डायरेक्ट रिजल्ट पर चल रहा हूं भाई मैं, नंबर ऑफ इक्वेशन अगर मेरे पास क्या है भाई, कम है, किससे भाई, नंबर ऑफ वेरिएबल से, तो यहां हमारे पास कुछ न कुछ फ्री वेरिएबल मिलेंगे। कम से कम एक फ्री वेरिएबल जरूर मिलेगा, कम से कम एक फ्री वेरिएबल जरूर मिलेगा। और वो जो फ्री वेरिएबल है उसके फिर कितने सॉल्यूशन होंगे, या तो हमारे पास नो सॉल्यूशन पॉसिबल है, या हमारे पास क्या पॉसिबल है भाई, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है? अब अगर मेरे पास क्या है भाई, नंबर ऑफ इक्वेशन ज्यादा है नंबर ऑफ वेरिएबल से, तो यहां हमारे पास क्या हो गया भाई, तीन पॉसिबिलिटी होगी। हो सकता है उसे नॉन होमोजीनियस सिस्टम के पास कोई भी सॉल्यूशन ना हो सकता है हमारे पास कुछ इक्वेशंस एलडी हो, और हमारे पास जो नंबर ऑफ इक्वेशंस हैं वो कम रह जाए नंबर ऑफ वेरिएबल से, एल आई जो नंबर ऑफ इक्वेशंस हैं वो कम रह जाए नंबर ऑफ वेरिएबल से, तो फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अगर उस सिस्टम का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो। या फिर पॉसिबल है कि हमारे पास जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं उतनी ही एल आई मेरे पास क्या हो भाई, इक्वेशन हो, और हमारे पास जो सिस्टम है उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता हो, तो वहां इस केस में हमारे पास हो सकता है भाई यूनिक सॉल्यूशन। क्लियर है? ये दो ही पॉसिबिलिटी थी भाई, कि नंबर ऑफ इक्वेशन कम होंगी या ज्यादा होंगी। हो हो सकता है बराबर हो, तब क्या हो भाई, बराबर के लिए भी कर लेते हैं। नंबर ऑफ इक्वेशन बराबर है भाई किससे भाई, नंबर ऑफ वेरिएबल से। हो सकता है भाई सारी की सारी हमारे पास जो इक्वेशंस है वो एल आई हो,
Li है, तो हमारे पास सॉल्यूशन हो जाएगा भाई यूनिक सॉल्यूशन, सॉल्यूशन पक्का एग्जिस्ट कर जाएगा। अगर मेरे पास एलडी हुई कोई ना कोई इक्वेशन, तो हमारे पास वहां नो सॉल्यूशन भी पॉसिबल है, और हमारे पास क्या है भाई इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी वहां पॉसिबल है। क्लियर है? अब आते हैं भाई हमारे क्वेश्चन की स्टेटमेंट पर। यहां पहले ही उसने सिस्टम के पास यूनिक सॉल्यूशन दे दिया, यूनिक सॉल्यूशन दे दिया, तो इसका मतलब नंबर ऑफ इक्वेशन लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल रह गई, तो यहां तो हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया। ठीक है, इसका मतलब नंबर ऑफ इक्वेशन हमारे पास या तो बराबर होनी चाहिए, या हमारे पास क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए नंबर ऑफ वेरिएबल से, तभी हमारे पास क्या है भाई यूनिक सॉल्यूशन पॉसिबल है। और नंबर ऑफ इक्वेशन कहां से निकलती है, जितनी मेरे पास है ए के पास नंबर ऑफ रोज हैं, ए के पास यहाँ रोज क्या कितनी है, एन रोज हैं, इसका मतलब एन मेरे पास क्या होगा, एन होगा हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू एम, इसके बराबर होना चाहिए। जर्नली हम लेकर चलते हैं एम क्रॉस एन, तो जर्नली यहाँ कुछ स्टूडेंट्स ने एम ग्रेटर देन इक्वल टू एन लगा दिया था बाय मिस्टेक, बट इसका एक्चुअल आंसर क्या है भाई एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट है, बाकी सारे ऑप्शन इसके क्या है भाई इनकरेक्ट है। अगर इसमें डाउट है, कंफ्यूजन है, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो भाई, अदरवाइज फिर हम आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे भाई। ये रहा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का। वी मेरे पास कोई भी वेक्टर स्पेस दे रखा है, ऑल रियल पोलिनोमियल्स लेस देन ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल टू 10। उसके बाद टी हमारे पास क्या दे दी भाई एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे दी, इस तरीके से वो डिफाइन की गई है टी ऑफ पी एक्स इक्वल टू पी डैश एक्स। स्टैंडर्ड बेसिस दे दी भाई, और मेरे को क्या कह रहा है भाई उस स्टैंडर्ड बेसिस देकर मैट्रिक्स ए के बारे में हमसे पूछ रहा है भाई, स्टैंडर्ड बेसिस से जो मैट्रिक्स बनेगी उसके बारे में हमसे बात कर रहा है कि वो कैसी होगी भाई, उसकी ट्रेस ऑफ ए 1 के बराबर होगी, या डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होगा, ए पावर ऑफ एम के बारे में क्या होगा, मीन्स एक्चुअल में इस स्टैंडर्ड बेसिस को लेकर हमने एक मैट्रिक्स फॉर्म करनी है, मैट्रिक्स फॉर्म करने के बाद उस मैट्रिक्स की जो प्रॉपर्टीज है वो क्या क्या होंगी उसके बारे में पूछ रखा भाई। चलिए बात करते हैं भाई उसके बारे में। सबसे पहले हमें टू पर काम कर लेते हैं, 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स पर। वैसे एटमोस्ट 10 डिग्री दे रखी है, तो यह मैट्रिक्स बनेगी 11x11 की, बट वो जस्ट क्या है जर्नलाइजेशन होता चला जाएगा, 2x2 से 3x3, 3x सेम रहेगी, उसमें कोई भी फर्क, उसकी जो प्रॉपर्टीज है उनके अंदर कोई भी फर्क नहीं आएगा। एक बार 2x2 पर काम कर लेते हैं, फिर हमें 11x11 पर काम करेंगे। इसके अंदर जो मैट्रिक्स बनेगी यहां मैं नोट कर देता हूं 11x11 की बनेगी भाई। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं 2x2 के लिए। 2x2 के अंदर जो स्टैंडर्ड बेसिस है वो कहां तक हो जाएगी भाई 1, x से एटमोस्ट 1 डिग्री तक हो जाएगा भाई, एटमोस्ट 1 डिग्री तक। तो पहले पुट करते हैं भाई जो हमारे पास बेसिस के एलिमेंट है उनको इसके अंदर, टी ऑफ 1 अगर मैं निकालूंगा तो वो मेरे पास उसका 1 का क्या हो जाएगा, जो यहाँ एलिमेंट आएगा उसका डेरिवेटिव होगा इस ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, डेरिवेटिव होगा तो 1 कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। अब मैट्रिक्स के लिए क्या करते हैं, इस 0 को हम लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखते हैं किसके, जो स्टैंडर्ड बेसिस जो बेसिस हमें दे रखी है उसके, तो राइट कर दीजिए 0 को हमें 0 × 1 प्लस 0 × x इस तरीके से राइट करेंगे। ये हमारे पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स निकल कर आएगी 0 0,
उसका ट्रांसपोज ले लेंगे तो हमारे पास जो एक्चुअल मैट्रिक जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है उसकी क्या बन जाएगी, वो मैट्रिक्स बन जाएगी। क्लियर है? चलिए एक बार टी ऑफ एक्स की और ट्रांसफॉर्मेशन कर लेते हैं। वो हमारे पास किसके बराबर आ जाएगी, 1 के बराबर। यहां से अगर कोफिशिएंट मैट्रिक्स निकालेंगे, सॉरी इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में राइट करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 × 1 + 0 × x। कोफिशिएंट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज डायरेक्ट में यहां राइट कर रहा हूं, वो आ जाएगा मेरे पास किसके बराबर, 0 0 और 1 0 के बराबर। ये आ गई मेरे पास 2 × 2 ऑर्डर की इस ट्रांसफॉर्मेशन की जो मैट्रिक्स है, इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की मैट्रिक्स आ गई ये। अब ये बताओ इस मैट्रिक्स की जो प्रॉपर्टीज है वही प्रॉपर्टीज हमारे पास 11 × 11 मैट्रिक्स की होंगी। सेम प्रॉपर्टीज होंगी भाई, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। आप चाहोगे मैं करके भी दिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। देखो इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो देख लेते हैं एक बार। क्या मेरे पास ट्रेस ऑफ ए 1 के बराबर है, नहीं है, गलत। क्या मेरे पास डिटरमिनेंट इसका 0 है, यस, स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। इसकी जो डायगोनल एंट्रीज है वही हमारे पास आइगन वैल्यूज होंगी और सारी की सारी डायगोनल एंट्रीज 0 हैं और उनका प्रोडक्ट फिर क्या आएगा, 0 के बराबर। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए मेरे पास किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर। नेक्स्ट नेक्स्ट कह रहा है कि हमारे पास कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा एम में जहां अगर ए की पावर एम करें और हमारे पास नल मैट्रिक्स आ जाए। बट यहां तो एग्जिस्ट कर रहा है, जब आप ए स्क्वायर करोगे तो मेरे पास नल मैट्रिक्स आ जाएगी। इसका मतलब एक एम मेरे पास ऐसा एग्जिस्ट करेगा, ए स्क्वायर अगर मैं कर रहा हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, नल मैट्रिक्स। इसका मतलब थर्ड ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत। ए एज ए नॉन जीरो आइगन वैल्यू, बट स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर में जो डायगोनल एंट्रीज है वही क्या होती हैं, हमारे पास आइगन वैल्यूज, और वो सारी की सारी क्या है, 0। इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत। अब आते हैं 11 × 11 पर। 11 × 11 छोड़ो, अगर 100 × 100, 1000 × 1000 भी होगी और अगर स्टैंडर्ड बेसिस होंगी, ये जरूर नोट डाउन करना, अगर स्टैंडर्ड बेसिस होगी तो उस पर अगर आप 2 × 2 ऑर्डर पर काम कर लो, जो 2 × 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज होंगी वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज n × n ऑर्डर की हो जाएंगी, n × n ऑर्डर की हो जाएगी। क्लियर है? आप चाहो तो लो भाई, हम 11 × 11 ऑर्डर पर भी एक बार बता देता हूं थोड़ा सा जो मैट्रिक्स बनेगी वो। सबसे पहले टी ऑफ 1 पर काम करेंगे तो मेरे पास 0 आएगा, इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में राइट करेंगे इन स्टैंडर्ड बेसिस के, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 0 × 1 + 0 × x प्लस एंड सो ऑन 0 × x⁻10। इसका मतलब अच्छा, ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो आ गई, कोफिशिएंट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो आ गई। अगर ओरिजिनल मैट्रिक्स की हम क्या करना है भाई, ओरिजिनल मैट्रिक्स का अगर कोई भी रो या कॉलम बनाना इससे, तो मेरे पास इसका ट्रांसपोज करना पड़ेगा। ट्रांसपोज करेंगे तो मेरे पास फर्स्ट जो कॉलम है वो आ गया ये वाला, ए मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम। ठीक है, अगर मैं टी ऑफ एक्स करता हूं तो वो क्या आ जाए, किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर। तो यहाँ 1 × 1 + 0 × x प्लस एंड सो ऑन प्लस 0 × x⁻10। ये सेकंड कॉलम आ जाएगा मेरे पास किसका भाई, मैट्रिक्स का, इस तरीके से 1 0 एंड सो ऑन 0। ठीक है, नेक्स्ट अगर टी ऑफ एक्स स्क्वेयर करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा भाई, मतलब जो डायगोनल है, डायगोनल से जस्ट ऊपर की जो एंट्रीज है वो नॉन जीरो आती चली जाएंगी, डायगोनल एंट्रीज सारी की सारी 0 होंगी भाई इसके अंदर भी। इसका मतलब मेरे पास क्या है भाई, ये भी हमारे पास एक स्ट्रिक्टली
ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगी। और उसकी जो प्रॉपर्टीज 2x2 की है, वही प्रॉपर्टीज सारी की सारी इस मैट्रिक्स की होंगी भाई, और वो मैंने आप लोगों को बता दी है। तो इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा भाई, बाकी सारे ऑप्शन इसके इनकरेक्ट होंगे भाई। अगर डाउट लगे तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे भाई, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। हमारे पास क्या दे रखा है भाई, एक्स मेरे पास कोई भी एक आर क्यूब का वेक्टर दे रखा है, वाई मेरे पास कोई दूसरा वेक्टर है, दोनों ये आपस में कैसे हैं भाई, एल आई ही। उसके बाद डेल्टा 1 की, डेल्टा 2 की और डेल्टा 3 की कुछ वैल्यूज दे दी। उसके बाद क्या कह रहा है, ये बोल रहा है कि v मेरे पास स्पेन करेगा एक्स वाई को, सॉरी एक्स वाई मेरे पास है v को स्पेन करेंगे, v इज स्पेन ऑफ एक्स वाई, मतलब एक्स वाई मेरे पास स्पेन करेंगे v को। देन मेरे पास इनमें से कौन सी चीज ट्रू होगी उसके बारे में पूछ रहा है। कि हमारे पास जो v है वो अगर उसमें कोई वेक्टर जाएगा तो वो किस कंडीशन को फॉलो करेगा। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं भाई। पहली बात तो देखो, एक्स और वाई मेरे पास किसको स्पेन कर रहे हैं, वी को। इसका मतलब अगर कोई भी वेक्टर जाएगा यू वी डब्ल्यू टाइप का किसके अंदर भाई, अगर वी के अंदर लाई करेगा तो ये वाला जो यू वी डब्ल्यू है वो किससे स्पेन होगा भाई, वो स्पेन होगा एक्स और वाई से, इन दोनों वेक्टर से। इसका मतलब अगर मैं मैट्रिक्स बनाऊंगा, अगर मैट्रिक्स फॉर्म करूंगा इन तीनों वेक्टर्स को लेकर, यू वी डब्ल्यू x1 x2 x3 और y1 y2 y3, अगर ये मैट्रिक्स में फॉर्म करूंगा तो इस मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट है वो हमारे पास 0 के बराबर होगा। कारण कारण क्या है भाई इसका, क्योंकि मेरे पास जो यू वी डब्ल्यू है वो एल डी वेक्टर्स है, और x1 और x2 x3 और y1 y2 y3 क्या है, एल आई है। अगर ऐसा होता है कोई एक एल डी वेक्टर हमारे सेट के अंदर होता है, तो हमारे पास अगर उन वेक्टर्स के हम क्या बनाए, मैट्रिक्स बनाए, तो उसका डिटरमिनेंट मेरे पास 0 के बराबर होता है। अब इसका डिटरमिनेंट आप लोग इजिली निकाल सकते हो भाई, किसके बराबर होगा, फटाफट निकाल लो। फर्स्ट रो के कोरस्पोंडिंग एक्सपेंड कर दो तो मेरे पास आ जाएगा u x2 y3 माइनस y2 x3 माइनस v x1 y3 माइनस y1 x3 प्लस w x1 y2 माइनस y1 x2। अब चेक करो, डेल्टा 1 किसके बराबर दे रखा है भाई, x2 y3 माइनस y2 x3, x2 y3 माइनस y2 x3। इसका मतलब हमारे पास क्या आ जाएगा, u इंटू में डेल्टा 1, या डेल्टा 1 इंटू यू राइट कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है उसके अंदर। यहां दे रखा तो इस तरीके से कर लो, डेल्टा 1 यू माइनस करके हमारे पास डेल्टा 2 की वैल्यू क्या दे रखी है, x1 y3 माइनस y1 x3। यहां क्या आया है, x1 y3 माइनस y1 x3। इसका मतलब v के साथ क्या आ जाएगा, डेल्टा 2 v प्लस करके हमारे पास w के साथ सेम तरीके से क्या आ जाएगा, डेल्टा 3 और w। और इसकी वैल्यू एक्चुअल में है किसके बराबर, 0 के बराबर, क्योंकि ये था क्या, ये था हमारे पास किसके बराबर भाई, डिटरमिनेंट ऑफ ए दैट मैट्रिक्स, और वो किसके बराबर है, 0 के बराबर। इसका मतलब कोई भी वेक्टर अगर मेरे पास v के अंदर जाना चाहता, v का एलिमेंट बनना चाहता,
तो उसको इस कंडीशन को फुलफिल करना पड़ेगा। और ये कंडीशन किस ऑप्शन में दी गई है? सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन में। तो फर्स्ट ऑप्शन मेरे पास क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। और बाकी सारे के सारे ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएंगे भाई? इनकरेक्ट हो जाएंगे। अगर इसमें डाउट है, कंफ्यूजन है, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, साथ के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जो नेक्स्ट जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, इस सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।